जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल टियर 2 कोई सा भी एक दिवसीय अगर आप एग्जाम देने वाले हों तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा आपको नंबर दिलाएंगे और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आज आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। आप 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना ले जाएंगे। इन्फॉर्मेशन को जरूर सुन के जाइएगा, आप लोगों की परीक्षा के लिए निर्णायक साबित होगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए सवाल हैं, सारे के सारे। हमारा पहला सवाल पूछा गया था कि चोंग लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों, आपको बता दें चोंग लोक नृत्य इसका संबंध कहां से है? नागालैंड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद करके रखें। अगर हम बात करें दोस्तों राजस्थान, अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों चांग देके रखे, कौन सा दोस्तों? चांग। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे चांग लोक नृत्य पूछे तो दोस्तों ये कहाँ का है? राजस्थान का है। चोंग कहाँ का है? ये दोस्तों नागालैंड का है। राजस्थान से आपको और याद क्या रखना? गरवी। गरवी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? राजस्थान। घूमरा, घूमरा। और दोस्तों घूमरा, गरवी और इसके अलावा कालबेलिया, काल बेलिया। और दोस्तों एक आपको लिखा गणगौर, गणगौर। इन सबका संबंध कहाँ से है? इन सबका संबंध राजस्थान से और अलग अलग शिफ्टों में सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं। ये दोस्तों घूमरा, इसको आप अपने आप से एक बार जरूर रीचेक कर लेंगे। अगर दोस्तों गरबी पूछे तो राजस्थान, लेकिन अगर आपसे गरबा पूछे, गरबा, गरबा कहाँ का है? तो दोस्तों ये कहाँ का? ये गुजरात का है। ये बातें आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट रिपीटेड सवाल बनता है आपकी परीक्षा में। सिराजुद्दौला ने किया, हेक्टर मुनरो ने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया, वारेन हेस्टिंग ने किया। दोस्तों आपको बता दें बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? आपको याद होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो तथा दोस्तों मुगल तथा नवाबों के बीच में हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है। कब हुआ था? 1764 में। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। आपके ऑप्शन में दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग देके रखा है। आपको याद होगा द्वैध शासन प्रणाली यानी कि डुअल सिस्टम, द्वैध शासन प्रणाली, ये दोस्तों कब लागू हुई थी? इसका अधिनियम कब का? 1919 का अधिनियम है। किसके द्वारा दोस्तों लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है कि इसको समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। ये दोनों सवाल भी आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में कब डाला गया? आप सब जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा? ये चारों संविधान संशोधन हमारी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डालने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन। और ये दोस्तों है कब का? 1978 का है। और दोस्तों आपको याद होगा संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A, ये दोस्तों आर्टिकल है, ये बात आप याद रखें। लेकिन आपसे दोस्तों यहां से क्या सवाल पूछा जाएगा? संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये सब संपत्ति का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? भाग बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, भाग 12, भाग 12। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? संपत्ति के अधिकार को निकालकर मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में कब डाला गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 300A। भाग कौन सा? भाग 12। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 36वां संविधान संशोधन आपको याद होगा सिक्किम, सिक्किम। अगर आपसे पूछ लिया है सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब दिया गया था? 1975 में। ये बात आपको याद रखनी है। 42वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमारी परीक्षाओं को लेकर है। आपसे दोस्तों यहां से कई डायमेंशन से सवाल बनता है। 42वां संविधान संशोधन का संबंध कौन से वर्ष से है? वर्ष 1976 का है। आपसे और सवाल पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों आपको याद होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है।
और आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 3 शब्द जोड़े गए थे। याद कीजिएगा कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 51A। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आपको याद होगा 73वां संविधान संशोधन, इसका अधिनियम कब का है? 1992 का। लेकिन लागू कब से हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। और किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएंगे। आई होप दोस्तों आपने पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एशियन खेलों की सर्वाधिक मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? एशियन खेल दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जहां से दोस्तों एसएससी हर बार सवाल उठाता है। एशियन खेलों की सर्वाधिक मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? जापान, चीन, भारत, थाईलैंड। दोस्तों आपको बता दें एशियन खेलों की सबसे ज्यादा बार मेजबानी करने वाला देश कौन है? ये थाईलैंड है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बार एशियन खेलों का आयोजन भारत में कब हुआ था, तो दोस्तों आपको याद रखना है 1951 में हुआ था। 1951 में दोस्तों कहां हुआ था? दिल्ली में। ये 3 से 4 सवाल आपको याद रखने, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। और 2018 एशियन खेलों में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन था? आई होप दोस्तों भारत स्थान था। इसको भी आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड किसे मिले थे? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम और कतर ओलंपिक, दोस्तों जो बर्मिंघम वो कतर दोहा में जो हुआ था फीफा वाला, इन सब चीज़ों को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़कर जाएं। हम 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल बन रहे हैं। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाला देश कौन सा था? भारत, चीन, जापान, अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि दोस्तों टोक्यो जापान में संपन्न हुए थे, आप सबको पता होगा। इसमें दोस्तों पदक तालिका में सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीते थे? अमेरिका ने जीते थे। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की स्थिति को लेकर। दोस्तों भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आपको दोस्तों याद होगा, आपको मैंने ऐसे ही याद कराए हैं। 1 गोल्ड मेडल जीता था, किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। 2 दोस्तों रजत पदक जीते थे और 3 कांस्य पदक जीते थे। सॉरी दोस्तों 4 कांस्य पदक जीते थे, यानी कुल मिलाकर 7 पदक जीते थे अपने भारत देश ने। और कौन से स्थान पर रहा था भारत देश? 48वें स्थान पर रहा था पदक तालिका में। अब दोस्तों अगर हम बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, इसमें दोस्तों पदक तालिका में सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाला देश कौन सा था? चीन। इसको भी आप लिख लें। और भारत का दोस्तों क्या स्थिति थी? तो आपको याद होगा भारत ने कुल 19 पदक जीते थे और 24वें स्थान पे था अपना भारत देश। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप याद करके रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र सीरीज को लेकर, ब्रह्मास्त्र ई नोट्स को लेकर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका भविष्य में SSC MTS, SSC CGL Tier 2 या SSC CHSL Tier 2 कोई सा भी SSC का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए लेकर आया हूं ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हां दोस्तों, ये ऐसे ई नोट्स हैं जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। दोस्तों इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर आप केवल GK GS के नोट्स लेते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और विविध स्टैटिक GK के टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज मिलने वाला है, बहुत ही कंसाइज रूप में। और दोस्तों आप अपना जो रिवीजन है 8 से 10 दिन में कर सकते हैं और 25 में से 18 से 20 सवाल आसानी से बना सकते हैं। सवाल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऐसे रखे गए हैं जो आपके SSC में पूछे जाते हैं, फालतू का ज्ञान नहीं दिया गया है। और दोस्तों बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मात्र 60 रुपीज़ में। कितने में? मात्र 60 रुपीज़ में दोस्तों आपको ये ई नोट्स दिए जा रहे हैं। अगर आप दोस्तों करंट अफेयर्स के नोट्स लेते हैं तो दोस्तों आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आपको दोस्तों क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर मिलने वाले हैं। इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और ये भी दोस्तों मात्र आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में केवल 60 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप दोस्तों कॉम्बो लेना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप करंट अफेयर और GK दोनों के मिक्स नोट्स लेना चाहते हैं, तो ये ऑफर भी आपके लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार ऑफर है। अगर आप दोस्तों मिक्स लेना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर GK और करंट अफेयर दोनों मिक्स मिलेगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मात्र 75 रुपये में इसको आप परचेस कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, वहां से जाइएगा, इसको परचेस कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइएगा। ये नोट्स आपकी परीक्षा के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए निर्णायक साबित होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यामिनी कृष्ण मूर्ति को
किस सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने लगाए हैं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में। अब ऐसे ही सवाल पूछ रहा है एसएससी। अब आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। अब दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किस किस शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको दोस्तों कब कब सम्मान मिला है। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। तो आपको दोस्तों याद करके रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित हैं, इनको दोस्तों वर्ष 2001 में क्या मिला था? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। आपसे सवाल पूछा सकता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? 2001 में। और दोस्तों इनको 2016 में पद्म, माफ कीजिएगा दोस्तों, 2001 में क्या मिला था? पद्म भूषण। और 2016 इसमें क्या मिला है? पद्म विभूषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और 1968 में क्या मिला था? पद्म श्री। ये सवाल आपको याद करके रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद करके रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि संघ की कार्यपालिका का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? दोस्तों भाग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संविधान को समझने के लिए। संघ की कार्यपालिका का संबंध कौन से भाग से? भाग नंबर 5 से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको बता दें संविधान का सबसे बड़ा भाग है ये भाग 5 है। इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? संघ सरकार का। किसका उल्लेख है? संघ सरकार का उल्लेख है। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या क्या? राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और दोस्तों आपका दोस्तों कौन हो गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग हो गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हो गया। इन सब का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 5 में है। ये सबसे बड़ा दोस्तों संविधान का भाग है, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों भाग 6 इसमें क्या है? इसमें राज्य सरकार है। इसमें दोस्तों आपका हाई कोर्ट हो गया, राज्यपाल हो गया, इसका उल्लेख होगा। अगर आपसे पूछे राज्य सरकार का दोस्तों उल्लेख कौन से भाग में? भाग नंबर 6 में है। और संघ सरकार का भाग नंबर 5 है। अब दोस्तों इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट होगा तो इसके अंदर आपका हाई कोर्ट होगा। इसमें अगर आपका राष्ट्रपति होगा तो इसके अंदर आपका राज्यपाल होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। और भाग 9 दोस्तों, भाग 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि पंचायत से संबंधित है। किससे? पंचायत से संबंधित है। और भाग 9A ये दोस्तों किससे संबंधित है? नगर पालिका। नगर पालिका भाग 9A इसका संबंध किससे? नगर पालिका से। और भाग 9B इसका संबंध किससे? सहकारी समिति। सहकारी समिति, इसको आप लिख लेंगे। ये वो सवाल मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी परीक्षाओं में डेली आपसे पूछे जाते हैं। और भाग 4 इसमें दोस्तों क्या है? DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4। और भाग 4A में दोस्तों क्या दिया गया? तो आपको याद होगा मौलिक कर्तव्य। जल्दी से कमेंट करके बताएं मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय थे, आत्माराम पांडुरंग ने। दोस्तों आपको बता दें वेदों की ओर लौटो और सत्यार्थ प्रकाश ये दोनों घटनाएं किससे संबंधित हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण समाज हैं जो मैं आपको नोट कराता हूँ, इनको आप नोट कर लें। आपको याद होगा 1875 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और 1828 इसको माफ कीजिएगा दोस्तों 1828 इसको क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और 1815 इसमें दोस्तों क्या हुआ था? आत्मीय सभा। जो मैं दोस्तों बोलते जा रहा हूं इनको आप लिखते चलें। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? राजा राम मोहन राय। और 1897 इसको मैं यहां पर लिख देता हूं 1897 इसको दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी? तो आपको याद होगा रामकृष्ण मिशन। और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। और एक दोस्तों स्थापना बचती है 1867 इसको क्या हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा यह प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। ये कुछ महत्वपूर्ण समाज और उनके दोस्तों स्थापना है, इनको आप नोट कर लें। एक ना एक सवाल यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपको क्लास में अच्छा लग रहा हो, क्लास पर अगर पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास अवश्य शेयर कर दें जिसका भी किसी भी एग्जाम अभी बाकी है। अगर हम बात करें बांग्लादेश का तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है, कटहल है, बेरी का फल है, अनार है। दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश इसका राष्ट्रीय फल कौन सा है? कटहल इसका राष्ट्रीय फल है। इसको भी आप याद करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षाओं में सवाल पूछा भी गया है कई बार, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? C3H8, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। ये दोस्तों ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में 100% आपसे पूछे ही जाते हैं, ये चारों सवाल। दोस्तों आपको बता दें प्रोपेन, इसका रासायनिक सूत्र कौन सा है? C3H8। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाता है एल्केन, अगर आपसे पूछ लिया जाता है एल्केन, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एल्केन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CnH2n+2, यानी कि दोस्तों आपको +2 कर देना है। एल्केन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CnH2n+2। अगर आपसे पूछा जाए एल्काइन, एल्काइन दोस्तों, एल्काइन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CnH2n-2। यहां पर दोस्तों आपको माइनस कर देना है। और दोस्तों एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CnH2n। आई होप दोस्तों आपने तीनों सवाल नोट कर लिए होंगे। एल्केन का कौन सा है? CnH2n+2। एल्काइन का कौन सा है? CnH2n-2। एल्कीन का दोस्तों कौन सा है? CnH2n। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बेंजोएट का, नाइट्रस ऑक्साइड का। दोस्तों आपको बता दें खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में यानी कि उनके संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको नोट करके रखना सोडियम बेंजोएट का। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर है। सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? आपको याद होगा धावन सोडा, धावन सोडा। इसका दोस्तों सामान्य नाम क्या है? धावन सोडा। और इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र आपसे कई बार पूछा जाता है Na2CO3, Na2CO3। और आगे दोस्तों क्या है? 10H2O, 10H2O। ये दोस्तों किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम कार्बोनेट का। अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं खाना सोडा। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। और दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो आपको दोस्तों नोट करना NaHCO3। ये किसका रासायनिक सूत्र है? ये दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। अब नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों N2O, बच्चे को पता है, इसको दोस्तों लाफिंग गैस कहते हैं, आपको याद होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक खेलों के अंतर्गत कितने छल्ले पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको याद होगा ये 5 छल्ले पाए जाते हैं। कौन से 5 छल्ले पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपने दोस्तों ओलंपिक की रिंग देखी होगी, उसके अंदर 5 छल्ले पाए जाते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दोस्तों 5 महाद्वीपों को, 5 महाद्वीपों को दोस्तों ये प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन सा रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। उसका कोई भी रंग किसी भी महाद्वीप को प्रदर्शित नहीं करता, ये बात आप याद रखेंगे। ये सवाल महत्वपूर्ण है और अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? ये वो सवाल है जो आपकी परीक्षाओं में दोस्तों कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और बहुत ही छुपे रुस्तम सवाल होते हैं, आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तारीख-ए-फिरोज शाही, इसके लेखक कौन हैं? अल बरूनी है, मेगास्थनीज है, इब्न बतूता है, जियाउद्दीन बर्नी है। दोस्तों आपको बता दें तारीख-फिरोज शाही, इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। अगर हम दोस्तों बात करें अल बरूनी, इनकी एक पुस्तक है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ये किसकी पुस्तक है? ये अल बरूनी की पुस्तक है। मेगास्थनीज, इनकी एक पुस्तक है इंडिका, इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है। इब्न बतूता, इनकी एक पुस्तक है रहेला, रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक है, इसको आप याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि कुंभी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। दोस्तों आपको याद रखना है कुंभी लोक नृत्य का संबंध है आपका तेलंगाना से, माफ कीजिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। ये सवाल भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में कुनबी दे के आए, कुनबी, दोस्तों यही सवाल होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। कुनबी, अगर आपसे कुंभी लोक नृत्य पूछे दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश है। अगर आपसे पूछे कुनबी कहाँ का है? कुनबी दोस्तों गोवा का लोक नृत्य है और वहाँ पर एक समुदाय पाया था कुनबी, उसके द्वारा किया था ये लोक नृत्य। ये बात आप याद रखें। और दोस्तों आपको याद होगा गोवा, गोवा में दोस्तों देखनी, देखनी और फुगड़ी, देखनी और
फुगड़ी, ये दोनों लोक नृत्य कहाँ के, ये भी गोवा के, इनको आप याद कर लें। मध्य प्रदेश दोस्तों आपको याद होगा खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाते हैं, मध्य प्रदेश में मनाते हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश से आपको क्या याद रखना है, आपको याद होगा खजुराहो फेस्टिवल। और दोस्तों बुरहानपुर, बुरहानपुर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। और हर घर जब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, इसको अभी आप याद रखें। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कर्नाटक, कर्नाटक दोस्तों माफ़ कीजिएगा दोस्तों तेलंगाना, तेलंगाना रमप्पा मंदिर, यह रमप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। और दोस्तों ये 39वीं धरोहर है, इसको भी आप याद रखें। 40वीं कौन सी है, धौलावीरा। ये सब वो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्षवर्धन के, मोहम्मद बिन तुगलक के। दोस्तों आपको बता दें ह्वेनसांग ये दोस्तों किसके शासनकाल में आया था, तो आपको नोट करना है हर्षवर्धन के काल में आया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके शासनकाल में दोस्तों कौन आया था, फायान, फायान दोस्तों फायान के शासन, फायान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके शासनकाल में दोस्तों कौन आया था, तो आपको याद होगा इब्न बतूता, इब्न बतूता, ये किसके शासनकाल में आया था, तो आपको नोट करके रखना है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और दोस्तों अगर आपको याद होगा ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, ह्वेनसांग आया था दोस्तों हर्षवर्धन के। और फायान किसके में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के। इन सवालों को भी आप याद रखें। एक सवाल हमसे पूछा गया कि हरिजन सेवक संघ इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1930, 1931, 1932, 1938। आपको नोट करके रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 में। हरिजन सेवक संघ इसकी स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में, इसको आप याद करके रखें। 1938 आपको याद आ रहा होगा हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको याद होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों आपको याद होगा 1939 इसको क्या हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सवाल भी आपको याद रखने हैं। एक सवाल हमसे पूछा गया कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा था। ये सवाल मैंने अभी डिस्कस कर लिया है, ये 24वां स्थान रहा था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चौथा स्थान किसके अंदर रहा है, तो आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भारत का चौथा स्थान रहा था। भारत ने 61 पदक जीते थे, जिसके अंदर 22 गोल्ड मेडल जीते थे अपने भारत देश ने। और दोस्तों अगला वाला 2026 में कहाँ पर होगा, ये दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम, तो आपको याद होगा ये दोस्तों होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। इसको भी आप याद रखें। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 48वां स्थान कौन सा था, टोक्यो ओलंपिक में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रोजगार के अवसर से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। दोस्तों रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता ये कौन से आर्टिकल में दोस्तों है, तो आपको याद रखना आर्टिकल नंबर 16 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आर्टिकल नंबर 14 दोस्तों क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 14 में है, इसको भी आप याद रखें। अगर आपसे सवाल किया जाए कि अनुच्छेद 15 किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 15 है। और रोजगार के क्षेत्रों में अवसर की समानता आर्टिकल नंबर 16 है। आर्टिकल नंबर 218 में क्या, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, इसको आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, बुनियादी और भारी उद्योग पर विशेष बल देना। आपका दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सवाल आपके एसएससी सीजीएल में पूछा भी सवाल गया है। अब दोस्तों आपके होमवर्क का सवाल आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आपसे पूछा जाए बेगार प्रथा, माफ कीजिएगा बंधवा मजदूरी, बंधवा मजदूरी, बंधवा मजदूरी, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये सवाल मैंने कई बार डिस्कस भी किया है और यूपीएससी में पूछा भी गया है सवाल। ये सवाल का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की क्लास और कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में
पोस्ट करके रखा हुआ है, वहाँ से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जिन ई नोट्स के माध्यम से मैंने आपको दोस्तों जानकारी दी है, आप उसको जरूर परचेज कीजिएगा, जरूर विजिट कीजिएगा। आपके आने वाली सारी परीक्षाएं, चाहे वो MTS हो चाहे वो CGL हो, निर्णायक साबित होंगे वो ई नोट्स। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट बनाकर रखिएगा।